बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आर रेस्पिरेशन। जैसा कि हमें पता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म यूज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ ये वो प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और इस प्रोसेस के तहत मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम ये देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिस पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिक्वायरमेंट है वो खुद बना सकता है, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना सकता है, तो उसे कहा जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑर्गेनिज्म हैज़ एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल है प्लांट की। प्लांट जो है अपने ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और उसके नतीजे में अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। ज़हन में रखना चाहिए कि प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल नहीं कर सकता, जिस तरह के हम उसे इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिनरल्स ऑयंस प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड करते हैं। उसको भी उसी तरह बाकी जानदारों की तरह, एनिमल और इंसानों की तरह उसी तरह अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन से पूरा करनी है। और फ़र्क सिर्फ ये है कि वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना लेता है, और एनिमल जो हैं वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद नहीं बना सकते, इसलिए उनको हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ जो हैं ये टर्मिनोलॉजी जो है वो इस बेसिस पे है कि ऑटोट्रॉफ्स मीन्स विच हैज़ एबिलिटी टू synthesize their own organic compounds, and those organisms which don't have this ability are known as heterotrophs. हेटरोट्रॉफ की एग्जाम्पल है एनिमल और ऑटोट्रॉफ की एग्जाम्पल है प्लांट। यहाँ अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं बेसिकली। एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, और एनरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बहुत कम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, चूँकि यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, चूँकि जितनी भी उसके अंदर एनर्जी होती है वो सारी की सारे बॉन्ड जो हैं वो टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, इसलिए इसे कंप्लीट ब्रेक डाउन कहा जाता है। और इसकी जो एंड प्रोडक्ट है, इसलिए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बन जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये वही तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो फोटोसिंथेसिस के शुरू में जो उसका रॉ मटेरियल होता है, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने का अमल शुरू होता है। तो जब रेस्पिरेशन होती है तो यही कंपाउंड दोबारा बन जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी एनर्जी कंपाउंड के अंदर होती है वो सारी की सारी रिलीज़ हो जाती है इस प्रोसेस में, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जबकि इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन एनरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ये साइटोसोल के अंदर होता है, और ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जो जिसमें ये एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और एंड पे ये रेस्पिरेशन जो है एनरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और कौन सा पाथवे वो लेते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अल्कोहलिक पाथवे लेते हैं, और कुछ जो हैं वो लैक्टिक एसिड पाथवे लेते हैं, तो उसकी बेसिस पे इनके नाम रख दिए जाते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है उसमें ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व होता है, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इस सब की डिटेल जो है वो अगली स्लाइड्स में बता दी जाएंगी। इधर देखिए कि रेस्पिरेशन का एक्चुअली
गोल क्या है, द गोल ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब क्यों चाहिए रेस्पिरेशन, करती क्या है। रेस्पिरेशन का मकसद जो है वो एटीपी बनाना है। और एटीपी बना कैसे बनती है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में एटीपी बनती है। और ये कैसे ये ऑपरेट होते हैं कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चेन होती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं उनके थ्रू, जो कि अरेंज होते हैं अपने हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, वो अरेंज होते हैं उनके उनमें ये मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और नतीजे के तौर पे एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि हायर एनर्जी लेवल है जिसका इलेक्ट्रॉन उससे शिफ्ट होते हैं लोअर एनर्जी लेवल पे, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी रिलीजिंग के नतीजे में जो एटीपी बनने का प्रोसेस शुरू होता है। और यहाँ देखिए कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, और उस ग्रेडियंट से एटीपी सिंथेटेज जो है वो अमल ऑपरेट होता है, और फिर एटीपी का प्रोसेस जो है वो होता है। इसको ज़रा देखिए कि इसमें यहाँ पे फूड के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको दिखाया हुआ है कि मुख्तलिफ कैरियर से ये इनका एनर्जी लेवल है, फ्राम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल पे ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं मुख्तलिफ कैरियर्स के थ्रू, जिनकी एनर्जी जो है वो एक दूसरे से यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, ये स्टेप वाइज एनर्जी जो है वो इनकी कम है, इससे कम है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मुख्तलिफ एनर्जी कैरियर में मूव करते हैं, तो इसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। उस रिलीजिंग एनर्जी के नतीजे में ये देखिए एनर्जी रिलीज़ हुई है, उससे एटीपी जो है वो बनेंगी। और कैसे बनेंगी, केमियोस्मोसिस में बनेंगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डायरेक्टली एटीपी सिंथेसाइज नहीं करते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जब मूव करते हैं इनकी एनर्जी से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, और प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है वो एटीपी सिंथेटेज को ऑपरेट करता है, तो फिर एटीपी बनती है। तो यहाँ देखिए कि अल्टीमेटली जब ये एनर्जी सारी जो है इलेक्ट्रॉन से मूव हो जाएगी, अपनी ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये प्रोटॉन के साथ मिलेंगे और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये फिर इसकी फाइनल जो एंड प्रोडक्ट है इस रेस्पिरेशन की वाटर, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरोवेट काइनेज एंजाइम है। ये ग्लाइकोलिसिस का एक एंजाइम है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह एटीपी बनती है। ये है फास्फोइनोल पायरोवेट, एक फॉस्फेट इसके साथ है, तो ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। तो ये डाइफॉस्फेट जो है इसके साथ यहाँ से एक फॉस्फेट जो है उतरेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये काम जो है ये काइनेज एंजाइम करता है और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्फोइनोल पायरोवेट जो है ये पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक फॉस्फेट जो होगा ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ लग के ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा और एटीपी बन जाएगी। तो इस तरह ये एक प्रोसेस है एटीपी बनने का, और इसको अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जिसमें किसी एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट जो है वो ले लिया जाता है और उस फॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अटैच करके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दिया जाता है। इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसके अंदर एटीपी सिंथेटेज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता और प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी इसके अंदर नहीं बनता। ये फिर उसी तरह है कि किस तरह एनर्जी रिलीज होती है कि एडीपी है, फॉस्फेट है, एनर्जी आएगी और एटीपी जो है वो बन जाएगी। एटीपी अनस्टेबल कंपाउंड है, अभी बनेगा और फ़ौरन जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जो ही ब्रेक डाउन होगी वो दोबारा एडीपी और फॉस्फेट जो है वो बन जाएगा। जो एनर्जी थी वो एनर्जी रिलीज हो गई। तो इसके डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं और इसमें जो इसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस है जिसे अभी हमने डिस्कस किया है
पायरोवेट काइनेज एंजाइम की एग्जांपल देके, वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। देखिए कि ट्रांसफरिंग ऑफ अ फॉस्फेट डायरेक्टली टू एडीपी फ्रॉम एन अदर मालिक्यूल, कि एक मालिक्यूल से आप फॉस्फेट लेते हैं और एडीपी के साथ अटैच करके एटीपी बना देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो दूसरी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एटीपी सिंथेटेज इन्वॉल्व होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, उस रिलीजिंग एनर्जी से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, और उस ग्रेडियंट से फिर एटीपी सिंथेटेज जब ऑपरेट होगा तो एडीपी और फॉस्फेट मिलके एटीपी बनाएंगे, और ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के अंदर ये प्रोसेस होता है, जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जिनमें रखना चाहिए कि एडीपी और फॉस्फेट को जोड़ने का नाम जो है वो फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। तीसरी टाइप है फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें थिलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट की वो इन्वॉल्व होती है। उसी तरह का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, और एटीपी सिंथेटेज जो है वो एडीपी और फॉस्फेट को मिला के एटीपी जो है वो सिंथेसाइज कर देता है। इस तरह हमारे पास तीन तरह के ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें एटीपी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाती है और ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम निकलती है। एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन में चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस नहीं होता, एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल होता है, जो कि ग्लाइकोलिसिस है, वो ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल के अंदर होती है, इसलिए वहाँ पे एनर्जी जो है वो कम बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनती है क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है। ये सारा कुछ था इसके बारे में। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।